एक ऐसी सीक्रेट भविष्यवाणी जिसने पूरी ही दुनिया को हिला रखा है। और आखिर ताइवान नेवी ने पानी के अंदर ऐसा क्या देख लिया जिससे देख उनकी रातों की नींदें उड़ गई। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर नासा जैसी स्पेस एजेंसी पुजारी और धार्मिक प्रीस्ट को हायर कर ही क्यों रही है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने देश और दुनिया की कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने वाला हूं जो फॉर श्योर आपके सामने कभी भी नहीं आने दिए गए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 9 गाइस, आपने मुझे और मेरे साथ साथ बहुत से बड़े बड़े एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स को बार बार ये तो बोलते हुए तो जरूर सुना होगा कि भाई जब भी हम कोई नई स्किल सीखते हैं या फिर कुछ भी लर्न करते हैं ना तो हमारे दिमाग में भाई न्यूरल स्पार्क्स होते हैं। और देखो ये चीज ना भाई हम अक्सर रिपीटेड वे में बोलते हैं तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई क्या ये बार बार न्यूरल स्पार्क बोलते रहते हो, कभी कोई जेन्युइन ऐसी वीडियो तो दिखाओ जिससे देखकर हमें ये पता चले कि प्रैक्टिकली हमारे दिमाग में होता क्या है। तो चलो गाइज, आज सबसे पहली बार मैं आपको एक ऐसी रेयर फुटेज दिखाता हूं जो फॉर श्योर आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखी होगी। तो देखो गाइज, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक ह्यूमन ब्रेन की न्यूरल स्पार्किंग की बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप दिख रही है जिसमें क्लियरली आप ये देख सकते हो कि जब भी हम कुछ नया सोचते हैं या कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं ना तो किस तरीके से हमारे स्कल के अंदर हमारे ब्रेन में प्रैक्टिकली एक बल्ब की तरह लाइट सी चमकती है। और देखो गाइज, यही एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए एनिमेशन की दुनिया में अक्सर वो होता है ना कि दिखाया जाता है कि कोई नया आइडिया है तो वो बल्ब सा जल जाता है कार्टून कैरेक्टर का। प्रैक्टिकली उस रेफरेंस को इसी को ही देखकर लिया गया है। तो इसे देखने के बाद फॉर श्योर आप ये तो जरूर कह सकते हैं कि अभी अभी आपने आपके ही दिमाग की एक बेहद ही रेयर वीडियो फुटेज को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 8 गाइस, क्या आपको पता है कि पिछले कई सालों से लगातार ऑलमोस्ट हर एक देश के डॉक्टर्स और जो ये मिलिट्री है ना भाई ये सोने के लिए 4-7-8 टेक्निक को सबसे ज्यादा कारगर मानती है। बेसिकली इस टेक्निक में आपको 4 सेकंड तक सांस को लेना होता है, 7 सेकंड तक उसे अपने अंदर होल्ड करना होता है और 8 सेकंड में उसे धीरे धीरे बाहर निकालना होता है। और कहा यह जाता है कि अगर 4 से 5 बार इस प्रोसेस को आप कर लेते हो तो ये चीज आपके दिमाग और शरीर को एक तरीके से शट डाउन कर देती है। बट द मेन क्वेश्चन इज दिस कि आखिर ये टेक्निक हमें सुला कैसे सकती है। तो देखो गाइस, जैसे हम अपनी सांस को खींचकर 7 सेकंड के लिए बार बार अपने शरीर के अंदर होल्ड करते हैं तो इससे हमारे दिमाग में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है ना भाई वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसे ही हमारे दिमाग में ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है तो हमारा जो ये दिमाग है ये थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। अब जैसे ही हमारे दिमाग भाई जो है वो सुस्त हो जाता है वो ना हमारी हार्ट रेट को भी धीरे धीरे स्लो डाउन कर देता है। अब जब इस केस में हमारा दिमाग भी सुस्त पड़ा है, हार्ट रेट भी स्लो हो रही है तो इस कंडीशन में ना भाई एक्टिवेट हो जाता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि आपकी पूरी ही बॉडी में जितनी भी नर्व्स होती है ना उनको पूरे ही तरीके से रिलैक्स कर देता है और कुछ ही सेकंड में भाई साहब आप बड़ी से बड़ी टेंशन या फिर स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। अब इस कंडीशन में बस अगर आप अपने दिमाग में ये विजुअलाइज करते हो कि भैया आप बहुत ही शांत जगह पर लेटे हुए हो और मस्त अच्छी नींद ले रहे हो तो क्योंकि इस समय आपका दिमाग पूरे तरीके से एक्टिवेट नहीं होता है तो वो इस थॉट को ना प्रोसेस करते समय ही वो एक तरीके से टेम्परेरी शट डाउन हो जाता है और आप गहरी नींद में चले जाते हैं। और गाइज, ये अभी तक का सबसे ज्यादा सटीक प्रूफ किया गया एक ऐसा रूल है जो कि अच्छे खासे इंसान को ना भाई कुछ ही मिनट में किसी भी सिचुएशन में आराम से सुला सकता है। सो फाइनली अब आप इस रूल के पीछे के साइंटिफिक एक्सपेक्ट को भी बखूबी जानते हैं। फैक्ट नंबर 7 गाइस, अगर मैं आपको एक नॉर्मल सी सिचुएशन दूं और आपसे ये बोलूं कि भाई देखो दो इंसान है, पहला जो इंसान है उसने आज तक कभी भी स्मोक नहीं किया है और दूसरा इंसान है भाई वो भर भर के स्मोकिंग कर रहा है। अब आप मुझे सिर्फ इतना सा बताओ कि करंट जो हमारी एनवायरनमेंट की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एयर पोल्यूशन की वजह से कैंसर होने के चांसेस किसको सबसे ज्यादा हैं? भाई ऑब्वियस सी बात है, आप छूटते ही बोलोगे कि क्या आकाश भाई सिंपल सा तो क्वेश्चन है, जो स्मोकिंग कर रहा है उसको एयर पोल्यूशन की वजह से कैंसर जो वो और ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो भाई अगर ये बात सच है तो हमारे जो इंटरनेशनल स्टैट्स हैं वो इस स्टेटमेंट को फॉलो कर क्यों नहीं रहे? एक्चुअली गाइस, आप ये जानकर दंग होने वाले हो लेकिन दुनिया में बहुत से देश जिसमें इंडिया भी शामिल है उनके द्वारा की गई रिसर्च के अकॉर्डिंग नॉन स्मोकर्स को रीसेंट टाइम में लंग कैंसर स्मोकर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी हो रहा है। बट द मेन क्वेश्चन इज दिस कि आखिर ये उल्टा चमत्कार हो कैसे रहा है? एक्चुअली में गाइस देखो, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ना भाई एयर पोल्यूशन है। एक्चुअली में एयर पोल्यूशन में टॉक्सिक केमिकल्स और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स PM2.5 और PM10 पाए जाते हैं जो कि लंग्स के अंदर घुसकर उनके टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मेनली हमारे लंग्स में ना 2 अलग अलग तरीके की जेनेटिक म्यूटेशन जनरेट होते हैं और यही म्यूटेशन आगे चलकर हमारे लंग्स में कैंसर बनने का काम करते हैं। जबकि देखो बात अगर स्मोकर्स की जाए तो वो ना डेली बेसिस पर एयर पोल्यूशन से भी ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स को मतलब सिगरेट की वजह से या वो जो इनहेल कर रहे हैं ना उसकी वजह से ऑलरेडी अपने लंग्स के अंदर पहुंचाते रहते हैं, जिसकी वजह से ना भाई एयर पोल्यूशन में मौजूद टॉक्सिन पार्टिकल्स भाई उनके लंग्स का खासा कुछ बिगाड़
बिगाड़ नहीं पाते। मतलब देखो ये ठीक वैसे ही होगा कि अगर मैं एक प्रोफेशनल फाइटर जेट पायलट को एक ऐसे झूले या राइड के ऊपर बैठा दूं जिसमें काफी ज्यादा टर्न एंड ट्विस्ट हो, अप एंड डाउन हो, तो भाई उसके लिए ना वो राइड बच्चों का खेल होगी, उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमारे और आपका जैसा अगर साधारण इंसान उस राइड के ऊपर बैठ जाए तो मे भी भाई पॉसिबल है कि या तो हमारा सर घूमने लग जाएगा या फिर पूरी ही राइड के दौरान हम जो है वो वोमिटिंग करते करते पागल ही हो जाएं। अब देखो गाइस, यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो स्मोकर्स हैं भाई उन्हें तो किसी भी तरीके की कोई परेशानी ही नहीं होती। देखो प्रैक्टिकली रिस्क उन्हें ना हमसे भी ज्यादा होता है, बट जेन्युइनली उनका जो रिस्क जनरेट होता है वो उन प्रोडक्ट से होता है जिनको वो यूज कर रहे होते हैं, ना कि एयर पोल्यूशन से। जबकि जो नॉन स्मोकर्स लोग होते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम बहुत बड़े स्केल पर जनरेट होती है एयर पोल्यूशन की वजह से। तो देखो प्रैक्टिकली सिचुएशन तो अब कुछ ऐसी है कि एक तरफ है भैया कुआं और एक तरफ है खाई, तो हम कहां जाएं भाई? Well, we have to do something for this. Fact number 6. गाइज, आज से कुछ समय पहले हमारे एक भाई ने इंस्टाग्राम पर मेरे को एक वीडियो क्लिप भेजी थी जिसमें उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि भाई जो ये वीडियो क्लिप मैं आपको भेज रहा हूँ इसकी सच्चाई आप पूरी दुनिया के सामने रख दीजिए। तो चलिए पहले हम और आप उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। तो देखो गाइज, ये है वो वीडियो क्लिप जिसमें क्लियरली आप ये देख सकते हो कि एक अजीब सा जो क्रिएचर है ना वो काफी तेज चलती हुई कार को चेस करने का ट्राई कर रहा है। अब देखो गाइज, जैसी वीडियो क्लिप सबसे पहली बार मेरे सामने आई थी, आपके दिमाग में भी जो चीज आई ना वही मेरे दिमाग में आई थी कि भाई AI जिंदाबाद। बट जेन्युइनली चीजें इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है जितनी मुझे लग रही थी। क्योंकि देखो गाइस, जैसे इसके ऊपर थोड़ी सी भी मैंने डीप रिसर्च करी ना तो मेरे को ये मालूम पड़ा कि जो वीडियो क्लिप है इसको सबसे पहली बार साल 2012 में यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। और देखो टेक्निकली बेसिस पर उस समय AI वीडियो जनरेटेड टूल मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, तो मेरे हिसाब से AI वाला एक्सपेक्ट तो भाई यहीं खत्म हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन मेरे सामने खड़े होते हैं। पहला तो भाई ये जो क्रिएचर है ये प्रैक्टिकली इतनी तेज स्पीड से भाग कैसे रहा है, और दूसरा कि अगर ये कोई इंसान है तो इसकी आंखें एक बिल्ली की तरह चमक कैसे रही हैं। वेल गाइस, देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर शायद हमें अभी तो ना मिले, बट फिर भी क्योंकि भाई इतने एफर्ट लगाकर मेरे भाई ने इस वीडियो को मेरे पास भेजा है तो मैं इसके साथ कुछ ना कुछ काम तो जरूर करूंगा। तो देखो गाइस, अब इस वीडियो के साथ भी मैं वही करने वाला हूं जो जलपरी में मैंने एक वीडियो के साथ किया था। मतलब मैं इस वीडियो को जो है वो एक मुंबई की स्टूडियो को भेजूंगा और उसके बाद इस वीडियो का डीप एनालिसिस किया जाएगा और उसके बाद जो भी रिपोर्ट आती है उस वीडियो के लास्ट में या मोस्ट प्रोबेबली अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मतलब इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास 1-2 घंटे के अंदर आ जाती है तो मैं इसी वीडियो में उसको कवर अप कर दूंगा। टिल देन चलिए अगले फैक्ट पर चलते हैं। फैक्ट नंबर 5। गाइस देखो, ये बात तो हम सभी को पता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर बहुत से नेचुरल चीजों की वजह से ना नेचर में मौजूद बहुत से ऑब्जेक्ट्स की जो शेप है वो चेंज होने लगती है। जैसे देखो हमारे यहाँ पर माउंटेन्स है, नदी के किनारे बहुत से पत्थर पाए जाते हैं जो कि पानी की वजह से कटकर एक पर्टिकुलर शेप में आ जाते हैं। लेकिन हमारी जो देखो ये बेसिक साइंस है ना हमें ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरल कॉजेस की वजह से एग्जैक्टली स्क्वायर शेप का नहीं हो सकता। मतलब कि देखो सिंपल लैंग्वेज में ये पॉसिबल है ही नहीं कि हवा की वजह से, पानी की वजह से या फिर किसी भी नेचुरल कॉज की वजह से कोई भी चट्टान, पत्थर या ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली स्क्वायर शेप का कट होकर हमें दिखने लगे। तो अब अगर ये चीज किसी भी प्लेनेट पर नहीं हो सकती है तो भैया ये मार्स पर कैसे हो गई? एक्चुअली गाइस, शायद इन्फॉर्मेशन अभी तक आपके पास नहीं पहुंचाई गई होगी, बट रिसेंटली मार्स के ऑर्बिटर एमओसी ने मार्स के सरफेस पर एक ऐसी इमेज को भी क्लिक किया है जिसमें आप परफेक्टली स्क्वायर ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हो। अब इंटरेस्टिंगली जब इस इमेज को और ज्यादा एनालाइज किया गया तो रिसर्चर्स को यह पता चला कि ये जो स्क्वायर ऑब्जेक्ट है ना भाई, इसकी सारी ही साइड्स एग्जैक्टली 3 किलोमीटर की हैं, जो नेचुरली फॉर्म होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब देखो गाइस, क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा रेयर और इंटरेस्टिंग है तो अभी कुछ समय पहले ना हमारे जो इलॉन मस्क हैं या एलोन मस्क, आप जो भी प्रोनाउंस करते हो, उन्होंने भी ट्वीट करके ये बोला था कि भाई ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हमें ना हमारे एस्ट्रोनॉट्स को भेजना चाहिए इसको और ज्यादा ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस इमेज पर ना भाई नासा ने अभी तक पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में नासा ये भी बोल दे कि भाई जो इमेज है ना ये फोटोशॉप करी गई है। हालांकि देखो वो बात अलग है कि ये जो इमेज है प्रैक्टिकली भाई ये भी नासा की ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठाई गई है। जिससे देखो गाइस, अल्टीमेटली कोई कुछ भी बोले लेकिन ये चीज तो पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि मार्स पर पास्ट में या फिर प्रेजेंट डेट में भी कोई ना कोई ऐसी सिविलाइजेशन तो मौजूद जरूर रही होगी जिन्होंने कुछ इस तरीके की परफेक्टली स्क्वायर शेप के जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाकर तैयार किया गया करा होगा। और ऑनेस्टली इसकी जो सच्चाई है भाई उसे जानना ना हमारी मस्ट प्रायोरिटी है। बट ये चीज मैं लिख कर दे सकता हूं, नासा इसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने कभी भी नहीं बताने वाला। फैक्ट नंबर 4।
गाइस क्या आपको पता है कि आप एक बेहद ही सिंपल से टेस्ट को कंडक्ट करके बेहद ही आसानी से पता लगा सकते हो कि आपके फैमिली मेंबर या फिर आपका जो लव वंस है ना, वो इंटेलिजेंस लेवल पर कितना होशियार है। और देखो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ना उसको टाइम टू टाइम अचानक से डराने की कोशिश करनी है। अब अगर वो इंसान आपके बार बार डराने पर बार बार ही डर जाता है या फिर एकदम से वो शॉकिंग वाला एक्सप्रेशन देता है ना, तो इट मींस उसका दिमाग नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में तेज होगा। जबकि अगर वो डरता ही नहीं है और बार बार ये बोलता है कि अरे चलना भाई, ये छोटी मोटी चीजों से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, तो अफसोस, बट इंटेलिजेंस लेवल पर वो ना एवरेज ही परफॉर्म करेगा। एंड गाइस वेट, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, बल्कि खुद हमारी मेडिकल साइंस बोलती है। तो देखो गाइस सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हमारा जो ये दिमाग होता है ये कुछ इस तरीके से डेवलप होता है कि जब भी हमें अचानक से डर लगता है या फिर शॉकिंग एटमॉस्फेयर हमारे आसपास जनरेट होता है, तो चीजों को जल्दी समझने के लिए ज्यादा ब्रेन सेल्स को ये प्रोड्यूस करने लगता है। अब उस केस में अगर एक इंसान शॉक हो जाता है या फिर डर जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसका दिमाग उस सिचुएशन को समझने के लिए हर बार एक्स्ट्रा ब्रेन सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और ज्यादा ब्रेन सेल्स इक्वल्स टू हाई इंटेलिजेंस। और मुझे नहीं लगता कि ये चीज समझना कोई रॉकेट साइंस है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर एक इंसान डरता ही नहीं है या फिर उसको शॉक वाला एहसास होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसका दिमाग चीजों को उतने बड़े स्केल पर शार्पली प्रोसेस करता ही नहीं है। और अगर एक दिमाग चीजों को रैपिडली प्रोसेस नहीं करता है, तो उसे प्रैक्टिकली ज्यादा ब्रेन सेल्स की जरूरत पड़ती ही नहीं। और इसलिए भी जो इंसान छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा डरता है, अक्सर ये देखा गया है कि इंटेलिजेंस लेवल पर उसका IQ ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप चाहें तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ चुपके से इस टेस्ट को कंडक्ट जरूर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, गाइस देखो किसी भी देश की एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर थल सेना हो, भाई इनको ना काफी ज्यादा रेस्पेक्टिव वे में देखा जाता है और माना यह जाता है कि भाई अगर ये तीनों ही बॉडीज कुछ भी बोल रही है ना भाई, तो काफी हद तक ये पॉसिबल है कि वो ऑथेंटिक हो, क्योंकि ये चीजें ना वैसे ही अफवाह और फालतू से दूर रहते हैं, राइट। तो भाई देखो अगर ये चीज सच है, तो क्या ये मान लिया जाए कि ताइवान की जो नेवी पिछले काफी लंबे समय से रिपोर्ट करती हुई आ रही है और रिसेंटली जो वीडियो क्लिप उन्होंने दुनिया के सामने रखी है, क्या वो सच है? एक्चुअली गाइस आई एम डैम श्योर ये इन्फॉर्मेशन आप तक आने नहीं दी गई होगी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ताइवान नेवी ऑफिशियली क्लेम कर रही है कि उनका पानी में पेट्रोलिंग का जो एरिया है ना, वहां पर उन्हें अक्सर बेहद ही अजीब सा एक सी क्रिएचर देखने को मिल रहा है, जिसकी कद काठी और स्विमिंग करने की स्टाइल काफी हद तक एक मरमेड की जैसी ही है। हालांकि देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिछले काफी लंबे समय से ये क्लेम तो लगातार आते हुए चले जा रहे थे, लेकिन इसका कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ है ना भाई, वो ताइवान नेवी सबमिट नहीं कर पा रही थी। बट रिसेंटली अभी ताइवान नेवी ने इस वीडियो क्लिप को भी अपने ऑफिसर्स के सामने शेयर किया है, जिसमें आप भी बेहद ही साफ तौर से उस सी क्रिएचर को नेवी के शिप के पास अजीब तरीके से स्विम करता हुआ देख सकते हैं। हालांकि अभी भी इस वीडियो के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अगर नेवी के क्लेम्स और इस वीडियो को साथ में मिलाकर देखा जाए, तो ये चीज काफी हद तक क्लियर हो जाती है कि प्रैक्टिकली ताइवान नेवी डेली बेसिस पर एक ऐसे सी क्रिएचर को भी फेस कर रही है जिसके बारे में हमें भनक तक नहीं है। और अगर ऐसा है तो श्योरली ये चीज काफी ज्यादा अजीब है। फैक्ट नंबर 2, कैसे को नासा एक ऐसी स्पेस एजेंसी रही है जिसका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने ना भाई कभी भी खुलकर ये माना नहीं है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कोई और परजीवी मौजूद है, लेकिन जो पर्दे के सामने चलता है ना भाई, एग्जैक्टली पर्दे के पीछे उससे सिनेरियो कुछ और ही होता है। एक्चुअली गाइस आई एम डैम श्योर इन्फॉर्मेशन आप तक आने नहीं दी गई होगी, लेकिन नासा ने साल 2021 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ थियोलॉजिकल इंक्वायरी के साथ मिलकर एक सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट को भी शुरू किया था, जिसमें नासा ने ऑफिशियली दुनिया भर के बड़े बड़े पुजारी, प्रीस्ट और स्पिरिचुअल स्कॉलर्स को हायर किया था। अब देखो गाइस, जैसे ये चीज हुई थी ना, बहुत से लोगों के दिमाग में ये आया था कि भाई नासा किसी साइंटिस्ट को हायर करे, किसी इंजीनियर को हायर करे तो समझ में भी आता है, पर ये पुजारियों को या फिर प्रीस्ट को हायर क्यों कर रहे हैं भाई? अब देखो गाइस, जैसे ये चीज काफी हद तक बढ़ने लगी तो फाइनली नासा को अपना जो साइलेंस तोड़ना पड़ा और उन्होंने लोगों को ये समझाया कि देखो जी, हम इस काम को सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि किस देश की कम्युनिटी को किस तरीके से धीरे धीरे ये समझाना है कि मे बी हमारे आसपास हमारे ही प्लेनेट पर परजीवी मौजूद हो सकते हैं। जिसके बाद नासा ने ये भी बोला कि भाई देखो, इसके पीछे का कारण एक और भी है कि अभी अचानक से अगर हम ये बोल दें कि देखो परजीवी आपके बीच ही रहते थे या उस प्लेनेट पर परजीवी मौजूद है, तो हो सकता है कि भाई दुनिया में ना एक काफी ज्यादा टेंस माहौल बन जाए। लेकिन अगर हम किसी फेमस या फिर किसी ऐसे इंसान को ये काम दें जिसकी इज्जत किसी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा हो और वो धीरे धीरे जाकर अपने लोगों को ये समझाए, तो शायद माहौल इतना ज्यादा टेंस नहीं होगा। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन तो सबसे बड़े स्केल में खड़ा होता है कि क्या भाई फिर प्रैक्टिकली नासा आगे आने वाले समय में क्या एक ऐसा सच दुनिया के सामने ला सकता है जिसे मतलब जानने के बाद पूरी दुनिया का माहौल जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाए? और शायद इसीलिए नासा डर भी रहा है, क्योंकि देखो गाइस, अगर ऐसा नहीं है तो रिलीजियस स्कॉलर्स को हायर करना और उन्हें ट्रेनिंग देना
भाई इस चीज का तो कोई भी सेंस नहीं बनता। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, नासा प्रैक्टिकली इतने पुजारियों को और प्रीस्ट को इतनी बड़ी जॉब ऑफर क्यों कर रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने भाई आकाश के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 1, गाइस क्या आपको पता है कि अभी रिसेंटली एक बेहद ही सीक्रेटिव वे में एक ऐसी भविष्यवाणी भी की गई है जिसे सुनने के बाद दुनिया भर के बड़े से बड़े रिसर्चर्स की ना भाई रातों की लिटरली नींद ही उड़ गई हैं। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जहां से भविष्यवाणी दुनिया के सामने आई है ना, वहां की भविष्यवाणियां ऑलमोस्ट अभी तक बिल्कुल ही सटीक साबित हुई हैं। एक्चुअली में गाइस मैं बात कर रहा हूं डूम्सडे क्लॉक की। अब आखिर ये डूम्सडे क्लॉक क्या है, इसे क्यों बनाया गया है, ये काम कैसे करती है, इसने क्या भविष्यवाणी कर दी है, चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी ही इंफॉर्मेशन को अभी मैं आपको देता हूं। तो देखो गाइस इस क्लॉक की कहानी शुरू होती है साल 1947 से, जब दुनिया भर में बड़े बड़े आविष्कार और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। अब जब ये सारी चीजें दुनिया भर में चल रही थी तो बड़े बड़े रिसर्चर्स को भाई ऐसा लगने लगा कि देखो भाई हम एडवांस तो होते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन इस एडवांसमेंट के चलते हुए हम बहुत सी ऐसी चीजें भी कर रहे हैं जिसकी वजह से हम हमारी अर्थ को और आगे आने वाली जनरेशन को खतरे में डाल रहे हैं। जिसके चलते हुए एटॉमिक साइंटिस्ट बुलेटिन नाम के ग्रुप ने एक ऐसी क्लॉक को बनाने के बारे में सोचा जो सभी तरीके के खतरों को एनालाइज करके प्रैक्टिकली हमें बता सकती थी कि इस धरती का खात्मा कब होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस ग्रुप में एवं कोई छोटे मोटे रिसर्चर्स या फिर साइंटिस्ट नहीं, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े नामी ग्रामी साइंटिस्ट को रखा गया था, जिनका की प्राइमरी काम ग्लोबल वार्मिंग, न्यूक्लियर अटैक्स, कौन सी कंट्री कितना डेवलप हो रही है, कौन सी कंट्री कितना नीचे जा रही है, इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना था। जिसके बाद हर एक एस्पेक्ट को देखकर यह अनुमान लगाया जाता था कि अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चले गए तो आगे आने वाले कितने समय में हम हमारे ही इस प्लेनेट को खत्म कर देंगे। तो अब इस क्लॉक की इतनी कहानी जानने के बाद अब आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि चलो भाई सारी चीजें मैं समझ में आ गई, बट प्रैक्टिकली ये क्लॉक काम कैसे करती है? तो देखो गाइस ये क्लॉक बिना नॉर्मल क्लॉक की तरह 12 घंटों के सेक्शन में डिवाइड होती है और कहा यह जाता है कि जब इस घड़ी को बड़े बड़े रिसर्चर्स मिडनाइट यानी कि 12 बजे के ऊपर लेकर आएंगे तो उस समय प्रैक्टिकली वो समय होगा जब अर्थ अपने बिल्कुल ही खात्मे पर खड़ी होगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अभी तक ये क्लॉक मिडनाइट यानी कि रात 12 बजे से अच्छी खासी दूरी पर मौजूद रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए साल 1947 से लेकर अभी तक ये क्लॉक मिडनाइट के सबसे ज्यादा पास साल 2020 में आई थी, जब मिडनाइट में सिर्फ 100 सेकंड रह गए थे। अब देखो गाइस क्योंकि उस समय जो क्लॉक थी ना भाई, इसके आंकड़े को ना सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता था। और ऐसा नहीं कि एक दो देश ही मानते थे, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के जितने भी कंट्री थे वो इसी क्लॉक के डेटा को ऑथेंटिक मानते थे। जिसके बाद रिसर्चर्स के ऊपर और ज्यादा बर्डन पड़ने लगा, तो उन्होंने क्या किया कि जो एनालाइज करने वाली जो डिटेलिंग की पूरा प्रोसेस होता था ना, उसे इंसानों के साथ साथ एआई के ऊपर भी शिफ्ट किया। जिसके बाद आज की डेट में एआई दुनिया भर की हर एक कंट्री के भाई हर एक दिन में कैसी सिचुएशन आ रही है, क्या क्या हो रहा है, कैसा थ्रेट मौजूद है, न्यूक्लियर अटैक्स कितने हो रहे हैं, कितने हो सकते हैं, इन सारी ही चीजों को कंबाइन करके इंसानों से भी कहीं ज्यादा सटीक आंकड़े को दुनिया के सामने रखता है। और देखो यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए जैसे एआई को इस क्लॉक की कमांड सौंपी गई, उसने रिसेंटली 2025 में ही पूरी दुनिया को यह बताया कि भाई अब मिडनाइट होने से सिर्फ 89 सेकंड्स का ही समय रह चुका है। यानी कि इस बात से बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि जिस डायरेक्शन में 2025 में हम आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, हम हमारे खात्मे के काफी ज्यादा करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन देखो गाइस ऐसा नहीं है कि इस डिफरेंस को बढ़ाया नहीं जा सकता है। नॉर्मली ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करके या फिर किसी भी सिचुएशन मतलब जो भी चल रही है ना, उन्हें कंट्रोल करके भी हम इस थ्रेट से दूर हो सकते हैं। और ये वो सबसे बड़ा रीजन भी है गाइस जिसके चलते हुए क्योंकि भविष्यवाणी कुछ ज्यादा ही सीरियस है, इसलिए इस बार वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े स्केल पर इसे लोगों तक नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन देखो अगर इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप खुद से भी इस चीज के ऊपर सर्च करोगे तो आपको सारे ही ऑथेंटिक आंकड़े जो भी मैंने बताए हैं वो खुद से भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब मेरा आपसे स्ट्रेट अवे एक सवाल है कि भाई प्रैक्टिकली हम क्या चाहते हैं? हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां पर इंसानों से ज्यादा वैल्यू एआई की हो, या जहां पर हर दिन हर मिनट हमें न्यूक्लियर वॉर या फिर न्यूक्लियर अटैक होने का खतरा हो, या फिर जहां पर सांस लेने पर भी भाई वो इतनी ज्यादा जहरीली हो कि लोग बीमार हो रहे हो। हर दिन सुबह उठने के बाद जब हम बिस्तर पर रात में जाएं तो हमें ऐसा लगे कि भाई आज तो पूरा ही दिन हम जंग लड़कर आए हैं। या फिर हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जो शांत हो, खुशहाल हो। वेल गाइस देखो प्रैक्टिकली बात तो ये है कि इसका आंसर अभी रिसेंटली डूम्सडे क्लॉक ने बता दिया है, और उसने ये बता दिया है कि प्रैक्टिकली दुनिया के मेजॉरिटी लोग किस तरीके की दुनिया को आगे आने वाले समय में देखना चाहते हैं। वैसे अगर आप ये चाहते हैं कि 2025 का ये डूम्सडे वाला जो आंकड़ा है, जो सबसे ज्यादा सटीक बताया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि भले ही ऑफिशियल बॉडीज हमें ये ज्यादा शेयर ना करें, बट हम आपस में तो इस अवेयरनेस को फैलाकर एटलीस्ट अपने दिमाग में ये तो डाल सकते हैं ना भाई कि प्रैक्टिकली हम हमारी इस दुनिया को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं।
भाई इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होना है कि हम हमारी आगे आने वाली जनरेशन को ही खतरे में डाल दें। सो फाइनली गाइज, अब जिस चीज़ का इंतजार था वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुंचाऊंगा, तो भाई देखो मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जिसमें क्लियरली आप ये देख सकते हो कि इसमें ना ही किसी भी तरीके का AI लगाया गया है और ना ही इसमें VFX या फिर CGI का यूज़ किया गया है। एंड इवन भाई लोगों, इन लोगों ने तो मुझे ये भी बता दिया कि वीडियो क्लिप को एनालाइज करने के बाद ये वीडियो क्लिप इन US के साउथ वेस्ट रीजन की कहीं रिकॉर्ड की गई दिख रही है, यानी कि ये एरिजोना की हो सकती है, न्यू मैक्सिको की हो सकती है, या फिर यूटा जैसे स्टेट की हो सकती है, जहां पर ऑलरेडी बहुत से लोगों ने स्किन वॉकर को देखा है और उनकी रिपोर्ट को ऑफिशियली दर्ज भी कराया है। हालांकि देखो गाइज, अब इस वीडियो क्लिप की क्या सच्चाई है ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्या ये कोई क्रिएचर है, या कोई ये इंसान है, ये कोई प्रैंक किया गया है, या फिर एक्चुअली में ये कोई स्किन वॉकर हो सकता है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको मेरी और मेरी टीम की मेहनत पसंद आई और भाई तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप गाइज आपको ये एपिसोड आज का पसंद आया होगा। अगर आपने यहां तक देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं और अच्छी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। जय हिंद।